अनाया अभी भी वॉशरूम में खड़े खड़े यही सब कुछ सोच रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। अनाया बाहर आकर देखती है तो बाहर विशाल मेहता हाथ में कुछ फ्रूट्स और कुछ एपेटाइजर लेकर खड़ा था। उसे देखते ही अनाया का खून खोल जाता है, क्योंकि वह जानती थी कि विशाल ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया और पिछले जन्म में उसने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था। वह पहले से ही सिर्फ पैसों के लिए ही उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था और शुरुआत से ही उसकी बहन जानवी से डेट कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर अनाया को धोखा दिया था, यहाँ तक कि उन दोनों की वजह से अनाया की माँ की भी मौत हुई थी। तभी अनाया के पास आते हुए विशाल उसे कहता है, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। यह सुनते ही टिया के दिल में एक टीस सी उठती है, क्योंकि उसे पिछले जन्म में ही पता चल चुका था यह सब कुछ किया धरा इन्हीं लोगों का है। लेकिन इतने सालों के अनुभव के बाद अब अनाया को अपने चेहरे के भाव छुपाने बखूबी आ चुके थे। अनाया कुछ सोचती है और फिर डिसाइड करती है वह पिछले जन्म की तरह ही बेबस होने की एक्टिंग अभी शुरू ही रखेगी। पिछले जन्म में विशाल ने इसी वक्त का फायदा उठाया और वह अनाया के नज़दीक आया था। अनाया भी उस पर यकीन करने लगी थी, इसलिए रोते हुए विशाल के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोते रोते कहती है, विशाल तुम जानते हो मैं बहुत डर गई थी। फिर वह रोते रोते अपने आंसू पोंछते हुए एक कर्कश आवाज में विशाल से कहती है, तुम जानते हो जब मैं उठी तब यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं कितनी डर गई थी, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अभी वह इतना ही बोली कि पीछे से उसकी सौतेली बहन जानवी भी आती है। उनके डेट के साथ अनाया को विशाल के करीब देखकर जानवी के दिल में दर्द सा उठता है। फिर भी वो एक नकली मुस्कान के साथ अनाया के पास आते हुए कहती है, दीदी आप ठीक तो हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तभी अनाया के पापा आते हुए कहते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया तब पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है। तुम जानते हो हम 2 दिनों से कितना परेशान हैं और तुम्हें ढूंढ रहे थे। इस जन्म में अनाया के पास एक खासियत थी, वह किसी के भी दिमाग में चल रही बात को जान सकती थी। ऐसा कह सकते थे वह किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी। वह अपनी बहन जानवी और अपने पापा का दिमाग पढ़ चुकी थी। हालांकि उसकी बहन जानवी के दिल में उसके लिए कोई ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, वह तो नफरत करती थी और वह बात अनाया भी जानती थी। लेकिन उसके पापा के दिमाग में पढ़ते ही अनाया के दिल में दर्द सा उठा, क्योंकि उसके पापा के दिमाग में भी यही चल रहा था कि अभी तक जिंदा है। यह देखते ही अनाया टूट के बिखर गई। अनाया को इतना बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था भले ही इस दुनिया में कोई उसका अपना ना हो, लेकिन उसके पापा तो अभी भी उसके अपने ही थे। 2 जन्म लेने के बाद आज अनाया को यह भी पता चल गया कि उसके पापा भी अपने नहीं थे। वह समझ गई कि उसके पापा भी इन सब में शामिल हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती कि जब वह उन्हीं की बेटी है तो फिर वह उसे मारना क्यों चाहते थे। अनाया समझ गई थी कि कई ऐसे राज भी हैं जो अभी तक उसे नहीं पता, इसलिए वह कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है और ऐसे ही एक्टिंग करती है जैसे अभी भी वह उन लोगों पर अटूट ट्रस्ट करती है। थोड़ी ही देर में अनाया सिर पकड़कर बैठ जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। अनाया के पापा तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर थोड़े चेकअप के बाद अनाया के पापा से कहता है, यह बिल्कुल ठीक है, शायद एक्सीडेंट के सदमे से यह बेहोश हो चुकी है। अच्छा होगा यह थोड़ी देर आराम करे तो अपने आप ठीक हो जाएगी, या फिर इन्हें कुछ वक्त के लिए यहाँ से दूर भेज दीजिए, तो यह सब कुछ भूलने में इन्हें आसानी होगी। अनाया आंखें बंद करके सब कुछ सुन रही थी। वह जानती थी कि उन लोगों में से कोई भी रात को उसके पास नहीं रुकने वाला, इसलिए वह अपनी मॉम के पुराने घर में जाकर डायरी को ढूंढना चाहती थी, जिसमें उसकी मॉम ने अपनी जिंदगी के सारे राज लिखे हुए थे। अनाया इस जन्म में कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी जो गलती उसने पिछले जन्म में की थी। अनाया को अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे सारी चीज़ें बखूबी याद थी। ऐसा कहना गलत नहीं था कि अनाया की मेमोरी फोटोकॉपी मेमोरी थी। जो आम लोग जिस चीज़ को करने में घंटों बिता देते थे, वह चीज़ें अनाया कुछ ही वक्त में याद कर लेती थी। और ऊपर से इस जन्म में तो उसके पास एक खासियत और भी थी कि वह किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी, बस उसकी आंखें उससे मिलने की देरी है। जैसे ही रात हुई अनाया को ऐसा लगा कि बाहर सभी लोग सो चुके होंगे। वह खिड़की के पास पहुंची और इधर उधर देखती है। वह अपने वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद करके खिड़की के पास से अपने पास वाले कमरे में जाती है और वहां से
किसी के पड़े हुए काले कपड़े पहनकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अनाया वहां से सीधे ही अपनी मॉम के पुराने घर पर चली जाती है। उसकी मॉम के पुराने घर पर वह जाकर इधर उधर देखती है तो वहां सभी उसकी मॉम की चीजें ही रखी हुई थी। अनाया को यह घर बखूबी याद था। उसे इस घर की छोटी से छोटी चीजें याद थी क्योंकि वह पिछले जन्म में भी तकरीबन हर महीने यहाँ पर एक बार जरूर आती थी। तभी अनाया कुछ याद करती है और सोचती है कि इस घर की हर चीज को वह पहले से ही देख चुकी है सिवाय उस तस्वीर के जो उसके मोम के कमरे में लगाई गई है, क्योंकि वह उस तस्वीर के पास जाकर हमेशा रो पड़ती थी। उसे उस तस्वीर में हमेशा अपनी माँ नजर आती थी क्योंकि वो आखिरी तस्वीर थी उसकी और उसकी मोम की जब वो दोनों साथ थी। वह तुरंत अपनी मोम के कमरे में जाती है और उस तस्वीर को गौर से देखने लगती है। वह तस्वीर तकरीबन एक दरवाजे जितनी बड़ी थी। अनाया वहां जाकर उस तस्वीर को हटाने की कोशिश करती है। वो एक दो कोशिश में तस्वीर हटा नहीं पाती लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उस तस्वीर को हटा देती है। अनाया देखती है कि वहां पर एक खुफिया दरवाजा था जो पास वाले कमरे से जुड़ा हुआ था और जैसे ही अनाया अंदर जाती है तो वह चौंक जाती है क्योंकि वहां पर मेडिकल की कई ऐसी रिसर्च रखी हुई थी जिसके बारे में दुनिया को अब तक पता भी नहीं था। अनाया समझ जाती है कि वह भी उसके मॉम की तरह ही एक मेडिकल जीनियस है। अनाया को पिछले जन्म की सारी मेडिकल नॉलेज पहले से ही पता थी, यहाँ तक कि उस जन्म की केमिकल और मेडिसिन नॉलेज भी अनाया के पास अभी भी बरकरार थी। इसी वजह से वहाँ रखी हर किताब और हर मेडिसिन फॉर्मूला और रिसर्च पेपर को बहुत अच्छे से पहचान लेती है। वह समझ जाती है कि उसकी मॉम ने यह घर उसके लिए क्यों रखा था। यहाँ तक कि यहाँ पर आने के लिए भी अनाया की फिंगरप्रिंट और अनाया की वॉइस पासवर्ड की ज़रूरत थी और उसकी मॉम यहाँ पर उसे सिर्फ अकेले ही लेकर आती थी। इस घर के बारे में आज तक उसके पापा तक को नहीं पता था। तभी उसे पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती हैं कि वह एक बार उसके पति विशाल को यहाँ लेकर आई थी और तकरीबन उसके एक महीने बाद ही उन लोगों ने उसे मार डाला था। अनाया समझ जाती है कि उन लोगों के हाथ मोम की यह सारी खोज लग गई होंगी, इसीलिए उन लोगों ने उसे मार डाला और वह लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन उसके साथ मोम की सारे रिसर्च लगे। कुछ देर में अनाया को वह भी समझ आ गया कि उसकी मोम की मौत इन्हीं सब की वजह से हुई थी। अनाया को लेकिन यह नहीं पता चला कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि उसकी मोम की इतनी खुफिया जानकारी विशाल और उसकी सौतेली बहन जानवी को नहीं हो सकती थी। इसका मतलब इन सब के पीछे कोई और ही है जिस पर मोम बहुत ज़्यादा यकीन करती थी और उसी ने मोम को धोखा दिया। अनाया डिसाइड करती है वह यहाँ पर कभी भी किसी को भी नहीं आने देगी और वह इतनी पावरफुल बनेगी कि जिसने भी उसकी मोम को मारा होगा वह उसे ढूंढ कर मार सके। अनाया आसपास देखती है तो वहाँ पर उसकी और उसकी मोम की काफ़ी सारी तस्वीर लगी हुई थी और वहीं पास पड़े कंप्यूटर में उसकी मोम की एक वीडियो क्लिप भी थी। अनाया उससे वीडियो को खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। उस क्लिप पर एक पासवर्ड लगा हुआ था। अनाया सोचती है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उसी कंप्यूटर से आती है। पहले तो अनाया चौंक जाती है, तभी वो आवाज़ उससे पूछती है, क्या आपका नाम मिस अनाया है? अनाया खुद को संभालती है और कहती है, मैं ही अनाया हूँ। तभी अनाया को एक आवाज़ सुनाई देती है, वॉइस कमांड कन्फर्म। वो कंप्यूटर उसे कहता है, हेलो मिस अनाया, मैं आपकी मोम का पर्सनल सेक्रेटरी था। आपकी मोम ने कहा था जब वक्त आएगा तो आप मुझे ढूंढ लेंगी। क्या आप अपना हाथ पास की रखी हुई मशीन में रख सकती हो ताकि मैं आपका ब्लड चेक करके पता कर सकूं कि आप ही मेरे मास्टर मिस गीता कपूर की बेटी हैं? क्या अनाया अपने पापा के दिए गए धोखे से अनाया बाहर निकल पाएगी? क्या अनाया उस मशीन का कहा हुआ हर बात मानेगी? और कौन सी चीज़ छुपी है उस मशीन के अंदर?